ये चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी बची कुछ चीज़ें कर रहे हैं और जिन बच्चों का मिस हुआ है वो टेंशन ना लें, हर चीज़ में कंप्लीट करा देता हूँ। इसके बाद आज एक नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 6 भी करना है जो बहुत है हमें, और उसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं। बिल्कुल वो आपके इंटरेस्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा डिटेल में। देखिए, अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ग्रेटर देन केसी हो, ठीक है जी, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट हाई है। प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन प्रोडक्ट से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ, यानी रिवर्स डायरेक्शन में। केसी की दो एप्लीकेशन है जिनमें से पहली हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये एप्लीकेशन क्या कहलाती है, प्रेडिक्ट डायरेक्शन। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ग्रेटर देन केसी है। देखो, बायो वाले इस बात को समझो, कोई वैल्यू बड़ी तब होती है जब उसका न्यूमिनेटर बड़ा हो, यानी इस केस में प्रोडक्ट बड़ी है। प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन बैलेंस होने के लिए कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रिवर्स। लेकिन अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस देन केसी है तो इसका मतलब प्रोडक्ट लो है और रिएक्टेंट हाई है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस देन केसी, तो फिर रिएक्टेंट ज़्यादा है, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम कहते हैं इक्वल टू केसी है, तो इसका मतलब है कि ना तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना रिवर्स, जहाँ है वहीं रहेगा बच्चों। Molecular mass of urea is 60. If 10 dm cube of solution of urea contain 240 gram, then the active mass of urea will be, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डी एम क्यूब। 240 अपॉन 60 कितना हो जाएगा, 4 मोल। 4 मोल को 10 से डिवाइड कर दे कितना हो जाएगा, 0.4। तो एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 0.4 मोल पर डी एम क्यूब। 0.4 मोल पर डी एम क्यूब। देखिए, इसमें ये है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी does not depends upon initial concentration of reactants। तो मेरे भाई बिल्कुल सही, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी does not depends upon initial concentration of reactant। ऑप्शन बी है, in order to find value of Kc we have to find equilibrium constant of reactant and product। जी बिल्कुल जी, in order to find value of Kc we have to find equilibrium constant of reactant and product। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। जनाब जनाब जनाब, पेपर में आए हुए इस सवाल में पूछा था कि Kc की वैल्यू क्या होगी, तो वेल N2 + 3H2 2NH3, और पूछ रहे हैं बताओ Kc क्या होगा। सो डियर, हमेशा प्रोडक्ट को हम इधर लिखते हैं और तुम देखो तो इस पे स्क्वायर है। अब यूजुअली कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डी एम क्यूब, और स्क्वायर मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि NH3 के 2 मोल्स हैं, और नीचे हमेशा वो चीज़ होती है जो रिएक्टेंट है। N2 का 1 मोल है तो मोल पर डी एम क्यूब, H2 के 3 मोल हैं, मोल पर डी एम क्यूब तो होगा ही होगा, साथ साथ इससे पावर क्यूब भी हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब गौर से देखो, सिंपल मैथ्स का इस्तेमाल है। ऊपर तो हो जाएगा मोल का स्क्वायर DM - 6, नीचे क्या होगा, देखो ये पावर 3 जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ मोल क्यूब, और 3 को -3 से करेंगे तो DM पे -9। तो गौर से देखो, एक ये मोल और ये मोल 3, मोल 4 यहाँ से आ रहा है, -3 और -9 यहाँ से आ रहा है। मैथ्स के रूल के तहत जो चीज़ नीचे ऊपर जाके साइन चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। इसका मतलब है मोल 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और +2 -4 का मतलब है मोल आ जाएगा -2, और ये DM -12 है ऊपर जाके +12, और ये +12 और -6 मिल के DM 6। सो Kc का यूनिट आ गया ये। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात बताओ, अगर लेफ़्ट और राइट पे इक्वल मोल्स हों, जैसा कि H2 + I2 2HI, तब याद रखो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। लेफ़्ट पे 1 और 1 2 मोल, राइट पे भी 2 मोल, तो Kc का कोई यूनिट। एग्ज़ाम में सवाल आया था Kc का यूनिट निकालना,
इक्वेशन थी PCl5 PCl3 प्लस Cl2। सो डेयर केसी चेक का यूनिट चाहिए। कितनी प्रोडक्ट हैं? 2 मोल तो किसी का नहीं है। पहले प्रोडक्ट के लिए मोल पर DMQ, PCl3 के लिए Cl2 पे भी मोल पर DMQ। बहुत ध्यान से करो, बहुत आ रहे हैं सवाल पेपर में। PCl5 रिएक्टेंट है तो नीचे आएगा मोल पर DMQ। ये कैंसिल, केसी आ गया मोल पर DMQ। सो बच्चों दोबारा समझ लो, देखो N2 + 3H2 लेफ़्ट पे हैं 4 मोल्स, राइट पे हैं 2 मोल्स। वैसे यूनिट होता है मोल, अगर कोई भी चीज़ है मोल का, मोल पर DMQ कंसंट्रेशन था। और चूँकि 2 मोल्स हैं इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। N2 का मोल पर DMQ, H2 पे भी चूँकि क्यूब है और ज़ाहिर है मोल क्यूब DM-9 आ जाएगा। अब सिर्फ मैथ्स का इस्तेमाल था। ऊपर मोल स्क्वायर DM-6, नीचे मोल और मोल क्यूब, मोल 4 हुआ, मोल -3 और -9 -12 हुआ। मैथ्स के रूल के तहत जब नीचे वाली चीज़ ऊपर जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये मोल 4 था, ये माइनस हो गया, 2 - 4 -2, ये -12 प्लस हो गया, -6 + 12 प्लस। सवाल आया था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ केसी रिएक्शन इज़ ऑलवेज कंप्लीट। ऑफ कोर्स जनाब इक्विलिब्रियम वाले कभी कंप्लीट तो पूरे नहीं होते, लेकिन ऑलवेज कंप्लीट कब हो जाएगा? आखिर केसी की वैल्यूज़ दी हुई क्या है? एक वैल्यू है 10⁻30, वेरी वेरी लो। एक है केसी इक्वल टू 10⁻30, वेरी वेरी। एक है केसी की वैल्यू 1, एक ही वैल्यू है केसी की। तो याद रखो ऑलवेज कंप्लीट तब होते हैं जब केसी की वैल्यू वेरी वेरी हाई हो। तो कौन सा वाला ऑप्शन है? केसी इक्वल टू 10⁻30। हाँ, इंडिकेट द मास एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन 3y2 + x2 2x y3। देखो यार एक बात सुनो, ये होती है प्रोडक्ट, हमेशा ऊपर आएगी और इसके साथ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये भी ऊपर आएंगे। जैसा कि ये x2, ठीक है जी, लिख दिया। 3y2, बिल्कुल जी, ये y पे भी पावर 3 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। व्हाट इज ट्रू अबाउट रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी? तो केसी से मुराद क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक पार्शियल प्रेशर। ठीक है, केबी इक्वल टू केसी। क्या रिलेशन? देखो क्या कह रहे हैं, रिलेशन सही। कौन सी रिलेशन सही है? ऑप्शन ए में कह रहे हैं केबी इक्वल टू केसी इन दिस केसेस व्हेन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम सच है। जैसे कि देखो H2 का 1 मोल, I2 का भी 1 मोल, एक और एक कितने हुए? 2 मोल। राइट साइड पे भी 2 मोल्स हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वॉल्यूम। तो भाई पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, केपी ग्रेटर देन केसी व्हेन रिएक्शन ऑकर विद इंक्रीज इन वॉल्यूम सच एस 2NH3 से N2 + 3H2। यार ये बात भी सही है। देखो लेफ्ट पे 2 मोल है, राइट पे 4 हो गए, कितने हो गए? ज़्यादा हो गए। तो यही बात तो कह रहे हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम जब होगा तो केपी ग्रेटर देन केसी होगा। बिल्कुल इंक्रीज इन वॉल्यूम हो तो ऐसा तभी होता है जब केपी क्या हो? ग्रेटर देन केसी। देखो जो मैं आपको की पॉइंट समझाता हूँ वही MCQs होते हैं। MCQs कराने का मकसद ये होता है कि अंदाज़ा हो जाए जो आपको बता रहा हूँ वो सारी पेपर में आएंगी ये सारी बातें। और केपी लेस देन केसी का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन प्रोडक्ट साइड सच एस 2SO2 + O2 से 2SO3। लेफ्ट पे 3 मोल्स हैं, राइट पे 2 मोल्स हैं, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन वॉल्यूम। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स आंसर। एक और बड़ी हिम्मत, देखो इस पे कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल है। जैसे कि इक्वेशन दे दी है H2 + I2 2H है और पूछा इन तीनों में से कौन सी रिलेशन सही है इसमें? VR = VP, VR लेस देन VP, VR ग्रेटर देन VP। बात वही है कि अभी तो हमने कहा कि जी लेफ्ट और राइट के मोल जब इक्वल होते हैं तो KP = KC होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा? KP = KC। हाँ, इस इक्वेशन में देखो क्या सूरत हाल है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कम है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो अगर पूछें कि भाई यहाँ केपी और केसी की रिलेशन क्या होगी, तो जब भी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट से केपी ग्रेटर देन केसी होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे देखो ये इक्वेशन दी हुई है,
भाई 3 मोल्स है लेफ्ट पे, राइट पे 2 मोल थे, यानी वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, Kp लेस देन। ओके जी, ली चैटलर प्रिंसिपल में वैसे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड है स्टेटमेंट, आसान से लफ्ज़ों में चल लो कि ली चैटलर ये कहता है कि अगर रिएक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस की जाए, रिएक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस की जाए तो क्या होगा, रिएक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ मोल्स लेस हो जाएंगे, प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ मोल्स मोर हो जाएंगे। अब ये बात बड़ी है, मैं प्रेशर इंक्रीज क्यों, नंबर ऑफ मोल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एग्जाम में आपको इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा प्रेशर इंक्रीज़ होने पे रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। तो याद रखो, प्रेशर इंक्रीज़ होने पे रिएक्शन वहाँ होना चाहिए जहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस हो, और डिक्रीज़ होने पे वहाँ होना चाहिए जहाँ नंबर ऑफ मोल्स मोर हो। वेल, ये पहली क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल यहाँ 2 मोल, यानी वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से। तो अरे मैं यहाँ प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा, इंक्रीज़ होने पे वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस हो, यानी कि कहाँ जाएगा, रिवर्स। और इसी में अगर मैं प्रेशर डिक्रीज़ करूँगा, डिक्रीज़ होने पे कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो, यानी कि फॉरवर्ड। ओके, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को देखो, दोनों में ख़ास बात क्या है कि वॉल्यूम रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट से, 2 और 1 3, 1 और 3 4। तो यहाँ मैं और प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा, प्रेशर इंक्रीज़ करने पे कहाँ जाता है, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस हो। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस कहाँ है, राइट साइड पे, यानी फॉरवर्ड। प्रेशर इंक्रीज़ करने पे दोनों रिएक्शन कहाँ जाएंगे, फॉरवर्ड। और प्रेशर डिक्रीज़ करने पे, हाँ जी, डिक्रीज़ करने पे वहाँ जाते हैं जहाँ नंबर ऑफ मोल्स मोर हो। तो नंबर ऑफ मोल्स मोर कहाँ है, बैक साइड पे, तो रिवर्स। वेल, ये वाला रिएक्शन देखें जब वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो तो इसमें प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। अब एग्जाम में आपको ये भी कर सकते हैं कि 4 इक्वेशन दे के पूछें कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पे, क्या प्रेशर इंक्रीज़ करने पे फॉरवर्ड कौन सा होगा। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे वहाँ जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस हो। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लेस तो नहीं है फॉरवर्ड में, तो यहाँ तो रिवर्स जाएगा, यहाँ इन दोनों में फॉरवर्ड जाएगा। तो बहुत सारी MCQs हैं जो कि हमें आज करनी भी है इस चैप्टर की इंशाल्लाह। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड फॉर्मेशन फेवर्ड बाय हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये ऑप्शन है। तो देखो, लो टेम्परेचर पे सिर्फ वो होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, तो वो ऑप्शन तो हम एमिट कर देंगे जो एंडोथर्मिक हैं, ठीक है, इसके अंदर। अब ए और डी ऑप्शंस हैं जो एक्सोथर्मिक है, इसका भी डेल एच जो है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और 1 का तो बी और सी तो हो ही नहीं सकता है। अब या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। डी में देखो लेफ़्ट और राइट के मोल्स बराबर हैं, तो इस पर प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाई प्रेशर क्रिएट करने से हमेशा वहाँ जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो देखो, लेफ़्ट पे 1 और 3 मोल, राइट पे 2 मोल। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का फ़र्क कौन से वाले ऑप्शन पे पड़ेगा, 1 पे। भाई रीज़न देखो ना, एक तो एक्सोथर्मिक है, डेल एच नेगेटिव, बी और सी पे तो हो ही नहीं सकता। हाई प्रेशर पे हमेशा वहाँ जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिव मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय डीएम क्यूब। यार इसका एक नाम कंसंट्रेशन भी होता है। देखो जैसे कि न्यूमेरिकल भी आता है, 64 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन 5 लीटर का एक्टिव मास निकालो। तो देखो पहले तो हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, 64 को डिवाइड करेंगे HI के मॉलिक्यूलर वेट से। HI का मॉलिक्यूलर वेट होता है 128, 0.5 मोल आ जाएंगे। अब देखो इसको फर्दर हमें किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से। वॉल्यूम दिया है 5 लीटर, 0.5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, और 0.1 को डेसी भी लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो याद रहे कि एक्टिव मास जिसका दूसरा नाम कंसंट्रेशन है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। एक और MCQs है, 73 ग्राम ऑफ HCl इन 4 लीटर। सो 73 ग्राम, HCl का मास 36.5 होता है, 2 से डिवाइड कर लें, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को फर्दर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, 0.5 मोल पर डीएम क्यूब सेमीमोलर। अब एक बात बताता चलो, जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट है इस पर मैंने एक अलग से वीडियोस बनाई हुई है, वो वीडियो में मैं तुम लोगों को सेंड कर देता हूँ बच्चों। और आज इंशाल्लाह इस चैप्टर की MCQs भी करेंगे, अब मैं साथ साथ MCQs भी करा दिया करूँगा। मैंने जिन जिन बच्चों ने मेरे ईमेल पे अपना मेल भेजा है उन सबको मैंने भेज दिए। ईमेल में तुम लोगों को अपना दोबारा दे देता हूँ, ठीक है।
वो भेजो तो मैं तुम्हें इस चैप्टर के MCQs भेज देता हूँ। जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसकी MCQs का ऐसे टेस्ट तुम लोग कर भी लो और फिर उसको इंशाल्लाह हम डेली डिस्कस भी कर लेंगे बच्चों। देखिए एक चीज़ बड़ी प्यारा कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव मास। आखिर ये एक्टिव मास होता क्या है? ये होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कंसंट्रेशन। इसकी बच्चों मैं ठीक ठाक प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। आपको बहुत सारी इसकी वीडियोस मिलेंगी क्योंकि एग्जाम में इस पर बहुत सवाल आते हैं। अब कल कल को जो हमारा एसिटिक एसिड है इस पे एक्टिव मास के क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। नर्स के टेस्ट में उन्होंने सिर्फ इसके ये सवाल क्या दिया था, 30 ग्राम एसिटिक एसिड इन 4 लीटर या DM³ एक ही बात होती है, ठीक है। इसका एक्टिव मास निकालना, तो एक्टिव मास निकालने के लिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, यानी गिवन वेट को डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर वेट से। किसका मॉलिक्यूलर वेट? CH3COOH का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ मैं सारे ट्रिक्स कराता हूँ। यूट्यूब पे होती है मेरी रट्टे वाली चीज़, लेकिन वो रट्टे वाली चीज़ में जो काम की होती है मैं डाल देता हूँ। ग्रुप में मैंने एक वीडियो डाली है इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट के नाम से, ठीक है। तो उस वीडियो को आप अच्छी तरह देख लें। हर वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट याद रखना ज़रूरी है, मैंने वो बता दिया। तो भाई एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। 30 को जब 60 से डिवाइड करेंगे 0.5 मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर 0.5 हैं तो एक्टिव मास निकालना मुश्किल है, नहीं जी। वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, लेकिन वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर या DM³। अगर लीटर और DM³ में नहीं है तो फिर हम लीटर और DM³ में कन्वर्ट करेंगे। वो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ऑलरेडी लीटर में यार, तो 0.5 को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 0.125। क्या आ जाएगा? 0.125। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट VVVIP सवाल। ये चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी बची कुछ चीज़ें कर रहे हैं और जिन बच्चों का मिस हुआ है वो टेंशन ना लें, हर चीज़ में कंप्लीट करा देता हूँ। इसके बाद आज एक नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 6 भी करना है, जो बहुत अहम है और उसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं। बिल्कुल वो आपके इंटरेस्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा डिटेल में। देखिए, अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ग्रेटर देन KC हो, क्या चाहिए, KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट हाई है। प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन प्रोडक्ट से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ, यानी रिवर्स डायरेक्शन में। KC की 2 एप्लीकेशन है जिनमें से पहली हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये एप्लीकेशन क्या कहलाती है, प्रेडिक्ट डायरेक्शन। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ग्रेटर देन KC है। देखो बायो वाले इस बात को समझो, कोई वैल्यू बड़ी तब होती है जब उसका न्यूमिनेटर बड़ा हो, यानी इसके सिर्फ प्रोडक्ट बड़ी है। प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन बैलेंस होने के लिए कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रिवर्स। लेकिन अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस देन KC है तो इसका मतलब प्रोडक्ट लो है और रिएक्टेंट हाई है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस देन KC, तो फिर रिएक्टेंट ज़्यादा है, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम कहते हैं इक्वल टू KC है, तो इसका मतलब है कि ना तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना रिवर्स, जहाँ है वहीं रहेगा बच्चों। देखिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन। अब देखो, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन में बहुत सारी बातें आती हैं। इससे मुराद है कि KC की वैल्यू हाई है या लो है, ठीक है, रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, अनस्टेबल है, स्टेबल है। अब जैसे कि KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई, लाइक 10 की पावर 55, ऐसा कौन सा रिएक्शन है बच्चों जहाँ KC इतना हाई होता है? ये होता है ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। अब देखो, जब भी कोई चीज़ बहुत फास्ट होती है तो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट। याद रहे, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। मैं लफ्ज़ क्या यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऑलमोस्ट कंप्लीट से मुराद किसी के लिए बहुत आई है तो लग रहा है कि जी बाज़ाहिर पूरा कंप्लीट हुआ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर वो रिवर्सिबल भी चल रहा होता है। लेकिन अभी 10 की वैल्यू 55 अगर दी हुई हो, आपको कह देंगे KC की वैल्यू हाई है तो रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा, अनस्टेबल होगा, तो हम कहेंगे वेरी फास्ट होगा। ये चीज़ क्या जाहिर कर रही है, अनस्टेबल होगा और ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। लेकिन अगर किसी के लिए वो बहुत लो हो, 10 की और -13, बच्चों इतना स्लो रिएक्शन है कौन सा, ये भी पूछ सकते हैं। भाई ये एक ही रिएक्शन है जितना स्लो है, H2 + F2 से 2HF बनना। और KC की वैल्यू अगर बहुत लो है तो इसका मतलब है रिएक्शन स्टेबल है, और हम कहेंगे जस्ट स्टार्ट। क्या कहलाएंगे आप, जस्ट स्टार्ट। ये बात हो रही है एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन की, KC की सेकेंड एप्लीकेशन बच्चों। ओके जी, अब देखिए KC की वैल्यू जैसे कि 10 है,
ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? मॉडरेट। N2 + 3H2 2NH3 और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, और हम इसको क्या कहते हैं कि रिएक्शन क्या है भाई? स्टेबल है। अब अगर Kc की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक है, ठीक है चलो। तो बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन N2 + 3H2 से 2NH3 बना हुआ इक्विलिब्रियम और रिएक्शन इज एन स्टेबल। तो अगर Kc की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हो, ठीक है, दी हुई हो, तो आपसे पूछेंगे कि भाई ये बताओ मॉडरेट है रिएक्शन या जस्ट स्टार्ट है या ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो हम क्या कहेंगे कि जी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और Kc की वैल्यू मॉडरेट लाइक 1 से लेकर 10 तक, रिएक्शन क्या होगा उस सूरत में? स्टेबल। ऊपर वाला रिएक्शन देखें, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। वेल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है, दो डिफरेंट फेजेस, ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस। और नीचे देखें H2 + I2 से 2HI बन रहा है, सब गैसेस फॉर्म में, तो ये कहलाएगा होमोजीनियस। ठीक है जी, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर का ही पार्ट है। बहुत डिटेल में पढ़ना है हमने चैप्टर बच्चों, बहुत डेप्थ में, अभी बिल्कुल बेसिक स्टार्ट है। पैरा न्यूमेरिकल है, A और B के 4 मोल है, C के 6 मोल है, ठीक है जी। सो Kc पूछ रहे हैं तो हमें पता है यार इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे? 2 पहले लिखा है, 6 का स्क्वायर, और ये 2 4 है आपस में मल्टीप्लाई, 4 4 से 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 16 से डिवाइड करें 2.25। यहाँ देखें 2A + B 3C + D। अब ये क्या होगा? 0.2 मोल्स, यहाँ 0.5 मोल, यहाँ 0.4, यहाँ 1। अब 0.4 का क्यूब करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 0.2 का स्क्वायर करते हैं, 0.5 करते हैं। अब देखो बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, MCAT वाले ख़ास तौर पे कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगी। जब डेसिमल के आ जाए ना बड़ा पंगा होता है, तो तरीके से 0.4 को समझो और 4 है, 4 का क्यूब का मतलब क्या है? 3 4, ठीक है ओके। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10⁻⁻1 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻² हो जाएगा, और यहाँ क्यूब है तो 10⁻³ हो जाएगा। 0.5 का मैंने नहीं छेड़ा, रीज़न है बताता हूँ, बहुत आसान हो जाता है उससे। वेल 2 का स्क्वायर यहाँ से मैंने अलग कर लिया, देखें ना, यही तो करें, डेसिमल को अलग कर ले, नंबर करो, 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल। अब ये 2 4 है, बिल्कुल जी, ये 10⁻² ऊपर जाके प्लस होगी, +2 और -3 10⁻⁻1, ये 0.5 भी है। अब अगर 4 को मैं 0.5 से डिवाइड करूँ, इसलिए 0.5 को बचा के रखा था, बड़ी आसान सी बात है। 0.5 से डिवाइड करते हैं तो नंबर डबल हो जाता है, 4 से 8 हो गया, 8 4 से 32, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई, 32 को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ओके मेरे बच्चों, बहुत अहम सवाल है, लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गुल्डबर्ग, एक का पीटर वेज। वेल गुल्डबर्ग का इलाका लाहौर में भी है, कराची में भी है, तो गुल्डबर्ग ध्यान में रखो, ठीक है। अब क्या कहता है लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। यानी जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके भाई प्रोपोर्शनल होगा? एक्टिव मास के। यार एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? आगे जो हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें यही लॉ अप्लाई होता है। यानी जितना ज़्यादा एक्टिव मास, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर कर रहे हैं, और इसमें इब्तदा में जो टॉपिक है वो है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये तो बात की बात है, पहले तो देखें इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। और जी जिस दिन आप लोगों की छुट्टी हो जाए तो भाई मुझे बता दिया करें, वो वीडियोस में सेंड कर दूंगा। बस ये कि उस दिन मुझसे कंफर्म कर लिया करें कि टॉपिक मैंने क्या पढ़ा है, तो भाई वो कोई इतनी मसले की बात नहीं है। 2KClO3 से 2KCl + 3O2 बन रहा है भाई, रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट, और ये वन वे रिएक्शन होता है। एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। जिंक 2HCl से देखें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बन रहा है, और C12H22O11 से 12 कार्बन 11 H2O बन रहा है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता, ये कहलाते हैं वन वे रिएक्शन या इरिवर्सिबल। एग्जाम में MCQs कैसे आएगी? वेल अब इस चैप्टर की MCQs मैंने ईमेल भी कर दी हैं, और जिन लोगों ने मुझे अपना ईमेल नहीं भेजा, मैं अपना ईमेल नीचे सेंड कर दूंगा। आप मेरे ईमेल पे अपना मेल भेजें तो MCQs आपको मिल जाएंगे। वो ज़ाहिर है आज मैंने करानी भी हैं।
तो रिवर्सिबल रिएक्शन में देखें N2+3H2 2NH3 बन गया, H2+I2 2HI बन गया, PCl5 से PCl3 और Cl2 बन गया। तो ये वाले आपके कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, बोथ वे रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ये वाले रिएक्शन हम कहते हैं नेवर कंप्लीट, कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। और ये वाले रिएक्शन होते हैं जो कि कहलाते हैं कंप्लीट। ओके जी, ली चैटलर प्रिंसिपल में वैसे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड है स्टेटमेंट। आसान से लफ्ज़ों में चल रहा कि ली चैटलर ये कहता है कि अगर रिएक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस की जाए, रिएक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस की जाए तो क्या होगा, रिएक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ मोल्स लेस हो जाएंगे, प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ मोल्स मोर हो जाएंगे। अब ये बात बड़ी है, मैं प्रेशर इंक्रीज क्यों, नंबर ऑफ मोल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एग्जाम में आपको इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा प्रेशर इंक्रीज होने पे रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। तो याद रखो, प्रेशर इंक्रीज होने पे रिएक्शन वहाँ होना चाहिए जहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस हो, और डिक्रीज होने पे वहाँ होना चाहिए जहाँ नंबर ऑफ मोल्स मोर हो। वेल, ये पहली क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल यहाँ 2 मोल, यानी वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से। तो मैं यहाँ प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा, इंक्रीज़ होने पे वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस हो, यानी कि कहाँ जाएगा, रिवर्स। और इसी में अगर मैं प्रेशर डिक्रीज़ करूँगा, डिक्रीज़ होने पे कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो, यानी कि फॉरवर्ड। ओके ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को देखो, दोनों में ख़ास बात क्या है कि वॉल्यूम रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट से, 2 और 1 3, 1 और 3 4। तो यहाँ मैं और प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा, प्रेशर इंक्रीज़ करने पे कहाँ जाता है, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस हो। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस कहाँ है, राइट साइड पे, यानी फॉरवर्ड। प्रेशर इंक्रीज़ करने पे दोनों रिएक्शन कहाँ जाएंगे, फॉरवर्ड। और प्रेशर डिक्रीज़ करने पे, हाँ जी, डिक्रीज़ करने पे वहाँ जाते हैं जहाँ नंबर ऑफ मोल्स मोर हो। तो नंबर ऑफ मोल्स मोर कहाँ है, बैक साइड पे, तो रिवर्स। वेल, ये वाला रिएक्शन देखें जब वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो तो इसमें प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। अब एग्जाम में आपको ये भी कर सकते हैं कि 4 इक्वेशन दे के पूछें कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पे, क्या प्रेशर इंक्रीज़ करने पे फॉरवर्ड कौन सा होगा। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे वहाँ जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस हो। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लेस तो नहीं है फॉरवर्ड में, तो यहाँ तो रिवर्स जाएगा, यहाँ इन दोनों में फॉरवर्ड जाएगा। तो बहुत सारी MCQs हैं जो कि हमें आज करनी भी है इस चैप्टर की इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के हम MCQs कर रहे हैं। देखिए, मैंने ईमेल भी किए, जिन लोगों ने ईमेल मुझे भेज दिए थे, और जिन्होंने नहीं भेजे भाई वो भेज दीजिए। प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डैश इन नेचर, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड रिवर्स rates of reaction are active mass of substance is equal to molar concentration, normal concentration, none of the above। ठीक है जी। Kc is simple for, एक मिनट ज़्यादा हो गई, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज हाफ ऑफ द डैश, ठीक है जी। ऑप्शन में एटॉमिक वेट, फार्मूला वेट, मोलिकुलर वेट, नन ऑफ द अबव। हेनरी ली चैटलियर वॉज डैश बाय नेशनलिटी। यार ये बड़े बेवकूफ़ी के साथ लगते हैं। वैसे फ्रेंच था, कोई और कंट्री होती तो क्या होता जी। व्हेन कंसंट्रेशन रेशो लेस देन Kc द रिएक्शन प्रोसीड टू डैश डायरेक्शन। फॉर रिवर्सिबल सिस्टम 3a+2b = c द Kc एक्सप्रेस। सो जी जल्दी से मुझे जवाब दें, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये। प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रल रिएक्शन आर क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, ठीक है जी। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल। एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, हाँ जी ऑप्शन है मोलर कंसंट्रेशन। Kc सिंपल फॉर किसका होता है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ऑप्शन बी। और वेपर प्रेशर ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज़ हाफ ऑफ किसके होगी जी, मॉलिक्यूलर वेट के। हेनरी ली चैटलियर वॉज फ्रेंच बाय नेशनलिटी। व्हेन कंसंट्रेशन रेशो लेस देन Kc द रिएक्शन प्रोसेस टू, हाँ जी, जब कंसंट्रेशन रेशो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस देन Kc हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, कल भी कराना है मैंने।
फॉर रिवर्सिबल सिस्टम 3a + 2b = c द Kc एक्सप्रेशन विल बी। सो देखो प्रोडक्ट ऊपर होनी चाहिए यानी सी ऊपर होना चाहिए, ए पर क्यूब होना चाहिए, बी पे स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। कल इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट करके मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करा दूँगा, ठीक है बच्चों। और अभी इंशाल्लाह ताला आपको और भी बहुत कुछ कराना है। अभी कुछ MCQs कल मैंने 8 तक कराई थी, जिन बच्चों ने आज से ज्वाइन किया उनको मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गो फारदस्ट टू कंप्लीशन? Kc की वैल्यू 10 की पावर 5, Kc की वैल्यू 10 की पावर 2, Kc की वैल्यू 10, Kc की वैल्यू 1। एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI, ये न्यूमेरिकल कराया भी था मैंने। एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन 127 इन 2 लीटर फ्लास्क वुड बी। जल्दी से आप लोग आंसर मुझे सेंड कीजिएगा। फॉर द रिएक्शन H2 + I2 2HI द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंजेस विथ। ऑप्शन में प्रेशर, कैटलिस्ट, अमाउंट ऑफ I2 प्रेजेंट, टेम्परेचर। 12 में केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्टेंट्स आर completely transformed into product. Rate of forward and backward reaction are equal. Formation of product is minimized. Equal amount of reactant and product are present. So अभी इनको डिस्कस भी करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। The point at which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction is called. ठीक है जी। इसके बाद है when all reactant and product are in liquid stage such a system is called. ऑप्शन है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये भी मैं समझा चुका हूँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द अबव। सो जनाब कीजिए इनको सब। ओके डियर, ये MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं 9 से। इन विच ऑफ फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गो फारदस्ट टू कंप्लीट? Kc की वैल्यू 10 की पावर 5, 10 की पावर -2, 10 और 1, ये मैं भी बता चुका हूँ। देखो एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन यही था, Kc की वैल्यू जितनी हाई होगी रिएक्शन उतना फारदस्ट होगा। इसमें सबसे बड़ी Kc की वैल्यू कौन सी है यहाँ भी? 10 की पावर 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फारदस्ट। और जस्ट स्टार्ट की बात हो तो Kc की वैल्यू सबसे छोटी यानी माइनस में। एक्टिव मास ऑफ जनाब एक्टिव मास निकालने की ट्रिक बताई थी मैंने, कल न्यूमेरिकल कराया था, 64 ग्राम है, ठीक है जी। इसको डिवाइड करेंगे हम HI के मास से। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, आयोडीन का 127 मिला के 128। 64 को 128 से डिवाइड करो 0.5 आए मोल, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। 0.5 को आप फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.25। ओके जी। 11 में देखें, फॉर द रिएक्शन H2 + I2 2HI इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंजेस विद। प्रेशर से फर्क नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट से नहीं पड़ेगा, अमाउंट ऑफ I2 से नहीं पड़ेगा, किससे पड़ेगा? टेम्परेचर से। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्टेंट्स आर completely transformed into product. Rate of forward and backward reaction are equal. Formation of product is minimized. Equal amount of reactant and product are present. तो इसका आंसर होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। इसके बाद है पॉइंट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बाद है व्हेन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड फेज सच अ सिस्टम इज कॉल्ड डैश। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम? इसका आंसर होगा जनाब अली होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ओके जी। द टर्म एक्टिव मास मींस कंसंट्रेशन इन kg/dm³, ग्राम/dm³, मोल/dm³, तो आंसर होगा मोल/dm³। Kc फॉर रिएक्शन, हाँ जी, ये देखो क्या है, स्मॉल a, फिर a रिएक्टेंट है, फिर स्मॉल b, b है, फिर स्मॉल c है, फिर d है, मे बी रिटन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसका आंसर देखो याद करो, मैंने कल कराया था कि भाई Kc होगा, C के ऊपर C मोल्स, D के ऊपर D और A के ऊपर A, B के ऊपर B। हाँ जी, इसका जवाब आप लोग बताएं। इफ़ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्ट टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और concentration, then equilibrium shift in such a way that the effect of change condition is multiplied
लॉ ऑफ मास एक्शन, ली-चटलेर प्रिंसिपल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये तो बहुत आसान है जनाब। क्या होता है ली-चटलेर प्रिंसिपल? ए पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट एनेबल टू रीच ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लोली। हाँ जी, ये आप लोग बताइएगा ज़रा मुझे आंसर। मोर क्विकली, स्लोली, मॉडरेटली। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मास, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास, रिएक्टिविटी। जनाब लॉ ऑफ मास एक्शन कल हमने पढ़ा था। हर चैप्टर जो भी हम करेंगे बच्चों उसके एमसीक्यू साथ साथ सारी कर लेंगे। ये मैंने जीमेल भी की हुई है। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, सो जी एक्टिव मास। रिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो या डबल एरो, तो आंसर होगा डबल एरो। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन 2s + O2 2SO3 del H इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर वुड। हाँ जी, क्या होगा जवाब? फेवर द फॉर्मेशन SO2, फेवर द डिकम्पोजिशन ऑफ SO3, स्टॉप द रिएक्शन, हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। और एक है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, A + B = C + D इज़ प्रोपोर्शनल टू। सोचिए ये हमारे क्वेश्चन, इनके जवाब आपने देने हैं। तो अब देखिए टर्म एक्टिव मास कंसंट्रेशन इन, आंसर मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, क्या हो जाएगा? मोल पर DM क्यूब। केसी फॉर रिएक्शन AA + BB CCT, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ये पूरी जो स्टेटमेंट में पढ़ गया इससे ना चुका ली-चटलेर प्रिंसिपल की। ए पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट एनेबल्स टू रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लोली, मोर क्विकली हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मास। रिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो देयर। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2S + O2 2SO3 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कल भी कराया था। इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर वुड। अब देखो प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहाँ जाता है ना जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो। नंबर ऑफ मोल लेफ्ट पे कम है या राइट पे? लेफ्ट पे देखो 2 और 1 3 मोल्स है, राइट पे 2 हैं, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा भाई? फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, यानी राइट पे शिफ्ट होगा। फिर कह रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A + B CD इज़ प्रोपोर्शनल टू। ऑफ कोर्स इसके प्रोपोर्शनल होगा भाई A और B की कंसंट्रेशन के। फॉरवर्ड हमेशा A और B के होता है, रिवर्सिबल C और D के होता है। फिर विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट? इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, ये तो करेक्ट है भाई, ये तो नहीं हो सकता आंसर। इट रीएडजस्ट इटसेल्फ विद चेंज ऑफ कंडीशन, ये भी सही है। इट कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिएक्टेंशन, ये भी सही है। डी में दे रहे हैं इट कैन बी अटेंड फ्रॉम साइड ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ये गलत है क्योंकि जी बोथ साइड होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज, इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। 25 में विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन होल्ड ट्रू इन द रिएक्शन? H2 + I2 = 2HI। सो इसमें कौन सी ट्रू होगी भाई? Kp = Kc, ये भी मैंने बताया था, जब लेफ़्ट और राइट के मोल्स इक्वल हो तो Kp = Kc। 26 में कह रहे हैं A + B = C + D। अच्छा 4 मोल A के 4 मोल B के, ठीक है, फॉर्म 2 मोल्स ऑफ ईच ऑफ C and D, देन Kc फॉर द रिएक्शन। ये करो, बहुत आसान है, कराएंगे ऐसे न्यूमेरिकल। इफ एट इक्विलिब्रियम A = 0.4 मोल पर DM3, B = 0.5 मोल पर DM3, C = 0.3 मोल पर DM3 एंड D 0.8 Kc। सो यार न्यूमेरिकल बोर्ड पे अभी मैं करवा दूँगा, ज़ाहिर है C और D ऊपर आएंगे, 2A भी नीचे आएंगे, ये मैं भी बोर्ड पे सॉल्व करा देता हूँ। बाकी मैंने मेल कर दी है जिन जिन लोगों ने मेरे ईमेल पे मेल की है, कुछ लोगों को नहीं हो पाई ऑफ कोर्स। सो आप एक काम करें, मुझे ईमेल कर दें, मैं इंशाल्लाह आज अफ्तार के टाइम पे आपको मेल कर दूंगा। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 to 6 फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर में, और फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 2, सेकंड ईयर के भी 1 2। लॉ ऑफ मास एक्शन जनाब ये मैंने कल बताया था, गोल्डबर्ग और पीटर वेज। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, 46 को 46 से डिवाइड करें 1 हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट? सो जनाब Kc बराबर होता है KF/KR, ये भी कल बताया था।